अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ये है जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल से ही आपको समझ में आ गया कि ये अर्थ के थर्मल एनर्जी को यूज करके बना हुआ है। ठीक है, अब ये अर्थ का थर्मल एनर्जी क्या शब्द है? देखिए, जब हम लोग बोला जाए कि जियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं अर्थ में, तो अर्थ के कोर में मैग्मा लगातार बनना स्टार्ट होता है और मैग्मा का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म होता है, बहुत ज्यादा। तो अर्थ के कोर के जस्ट अबव में रॉक्स हैं, ढेर सारी रॉक्स। अब ये जो मैग्मा है, ये मैग्मा इतना ज्यादा गर्म होता है कि उसके टच में जो भी रॉक्स आती हैं वो उसको बिल्कुल लाल कर देता है, मतलब उसको भी एकदम गर्म कर देता है। ठीक है, अब मैग्मा से रॉक गर्म हुआ और रॉक के टच में अंडरग्राउंड वाटर है, तो अंडरग्राउंड वाटर भी गर्म होगा, तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इस तरीके से गर्म हो जाता है कि बिल्कुल वाष्प की तरह बन जाता है, एकदम हाई स्ट्रीम प्रेशर की तरह बन जाता है। ठीक है, तो वो जब इतना प्रेशर उसके अंदर आ जाता है तो वो अंडरग्राउंड वाटर ऊपर पंप होता है ऑटोमेटिकली, जियोलॉजिकली। ठीक है, तो जब ऊपर पंप होता है तो जो स्टीम बाहर निकलती है, उस स्टीम को हम लोग यूज करेंगे यहां पे। ठीक है, तो उस स्टीम को हमने किस में ले लिया? एक बड़े से ट्यूब में ले लिया, और वो ट्यूब ले जाकर के हमने किसकी तरफ डायरेक्ट कर दिया? उसको हमने टरबाइन के तरफ डायरेक्ट कर दिया। अब वो टरबाइन उस प्रेशर से, जो स्टीम का प्रेशर आ रहा है उससे घूमेगा, घूमना स्टार्ट हुआ। अब टरबाइन घूम रहा है और टरबाइन जो है जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्टेड है, तो जनरेटर का शाफ्ट घूमेगा और जनरेटर का शाफ्ट घूमेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। लेकिन इसका लिमिटेशन ये है कि ये हॉट स्पॉट हर जगह नहीं है। जैसे न्यूजीलैंड में है तो ये हर जगह नहीं है, ये कहीं कहीं है, तो कहीं कहीं है तो कहीं कहीं ही इसका यूज हो पाता है। अब हम सीखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर एनर्जी से ही हमें पता चल रहा है ये ऐसी एनर्जी होगी जहां पे एटम की न्यूक्लियाई का हम लोग अनस्टेबिलिटी का फायदा उठाएंगे और उससे हम लोग एनर्जी जनरेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होने वाला है? सबसे पहली बात तो ये कि ये पूरा प्रोसेस किस वर्क पे काम करता है, ये पूरा जो है किस प्रोसेस पे काम करता है। तो ये आइंस्टीन के सिद्धांत पर काम करता है। इन्होंने बताया था E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग मास को बर्न करके, एनर्जी देके, बम्बार्ड करा के उससे हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि हम लोग मास को खर्च करके एनर्जी को निकाल सकते हैं। ये बहुत क्रांतिकारी रिलेशन है और इसका यूटिलाइजेशन हम समझेंगे इनके रिएक्शंस में, और इसके हम जानेंगे कि कैसे यहां पर यूज हो रहा है। देखिए, इसमें सीधा सीधा आपका ये है कि एटम्स का जो मास होगा, ठीक है, उसको हम लोग किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रॉन से या एनर्जी से बम्बार्ड कराएंगे और उससे हम लोग एनर्जी जनरेट कराएंगे और उस एनर्जी को यूज करेंगे। ठीक है, और वो एनर्जी कैसे यूज होगी? उससे जो एनर्जी निकलेगी उसको हम लोग स्टीम फॉर्म में यूज करके या प्रेशर के या हाई बिल्डिंग प्रेशर के फॉर्म में यूज करके टरबाइन को घुमाएंगे और टरबाइन से फिर फर्दर हम जनरेटर का शाफ्ट घुमाएंगे और फिर जनरेटर के शाफ्ट के घूमने के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी किन दो टाइप्स में हमको मिल सकती है। एक है न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन, फिजन का मतलब होता है टूटना। तो इसमें क्या होता है? भारी भरकम एटम होता है जिसको हम लोग यूरेनियम बोलते हैं। यूरेनियम 235 या 236, ये जो 235 236 है, ये जो है मास है। ये क्या है? मास है। तो यूरेनियम, ये ऊपर वाला जो भी क्वांटिटी लिखा हुआ है ना, ये सब मास है, और ये जो है इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो यूरेनियम 235 92 बोलेंगे तो आप समझिएगा कि 235 मास है और 92 एटॉमिक नंबर है। तो यूरेनियम 235 92 को हम लोग एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करा दिए तो वो कन्वर्ट हो गया 236 92 में। फिर वो ऑटोमेटिकली दो एटम्स में टूटेगा। ठीक है, मतलब क्या है?
आपको यह समझना है कि यूरेनियम 235 को हम लोग न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करा दिए तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट गया। बेरियम का जो मास है वहां पर 141 मिल गया और क्रिप्टॉन जो है 92 मिल गया। तो और उसके अलावा 3 न्यूट्रॉन मिले हैं जो बहुत एनर्जेटिक हैं, ठीक है। पहले एक इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड कराया तो रिजल्ट में क्या मिला, कुछ एलिमेंट मिला और 3 न्यूट्रॉन और मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका जो बम्बार्डमेंट होगा ये 3 से 9 को डेवलप करेगा, फिर उसका जो बम्बार्डमेंट होगा वो और बढ़ाएगा। तो इस तरीके से ये बढ़ाते जाते हैं। तो ये न्यूट्रॉन का मात्रा बढ़ते जाता है इस रिएक्शन में। अभी तो यहां पर हमने एक छोटा सा यूरेनियम एटम यूज किया था और जब प्लांट सेटअप करते हैं तो वहां पर ढेर सारे यूरेनियम होते हैं। तो यहां पर कंट्रोल्ड रिएक्शन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये रिएक्शन इतना तेजी से फैल जाएगा और ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियर फिजन से अगर हम कोई रिएक्टर बना रहे हैं तो उस रिएक्टर का कंट्रोल्ड रिएक्शन होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर प्लांट फट जाएगा और काफी क्षति पहुंचाएगा। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक बड़े मास को छोटे छोटे मास में तोड़ दे रहे हैं, तो इसलिए न्यूक्लियर फिजन है। अब ये जो फिजन होने के बाद एलिमेंट मिले हैं ये सब वेस्ट प्रोडक्ट हैं, इसको हम ले जाएंगे और डीप इनटू द सी डंप करके आ जाएंगे। फिर वहां पर भी हम एक्वाटिक एनिमल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये इसका लिमिटेशन है, ठीक है। लेकिन फायदा इसका ये है कि यहां पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी जो हम कोयले से उत्पादन करते हैं उसका 2.5 गुना ज्यादा, ठीक है, 2.5 गुना ज्यादा यूज पा लेते हैं इसकी एनर्जी को। मतलब जो कोयले से अगर 10 जूल निकल रहा है तो उतने ही यूरेनियम से हमें 25 जूल एनर्जी मिलेगी, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन पर। फ्यूजन मतलब होता है मिलना। तो यहां पर 2 छोटे छोटे हल्के हल्के एटम मिलेंगे और एक जो है भारी एटम बनेगा। ये रिएक्शन जो है ये बहुत इजी नहीं होता है, ये टफ होता है। क्यों टफ होता है, क्योंकि यहां पर जो एलिमेंट है और यहां पर जो एलिमेंट है दोनों हाइड्रोजन है, दोनों को पास मिला करके रिएक्शन करा पाना बहुत बड़ी बात है। इसमें जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो 10 टू द पावर 7 किलो जूल, 10 टू द पावर 5 किलो जूल, 10 टू द पावर 6 किलो जूल तक की एनर्जी रिक्वायर होती है। उतनी एनर्जी हम न तो बिल्डअप कर सकते हैं न तो फीजिबल है। तो ये जो रिएक्शन होता है ये सन पर होता है, वहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं और हीलियम बनता है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं जो हमारा सन है वो एक हीलियम का फव्वारा है और वहां पर हमारा एक न्यूट्रॉन भी मिलता है। तो इस तरीके से यहां पर एनर्जी का जनरेशन होता है। इस रिएक्शंस का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि इससे जो है कैंसर फैलता है। तो कैंसर होता है इसके अगल बगल के रीजन में अगर इसका प्रिकॉशन ना बढ़ता जाए तो। और एक मैंने डिसएडवांटेज तो बता ही दिया है कि कंट्रोल्ड ना हो तो फटेंगे ये। और सबसे और ज्यादा डिसएडवांटेज क्या है कि जब इनका वेस्ट होता है, इन वेस्ट को जब हम सी में ले जाकर के डंप करते हैं तो वहां पर भी एक्वेटिक एनिमल की क्षति होती है, एक्वेटिक लाइफ का क्षति होता है, ठीक है। और वहां पर हमारा जो प्लांट वगैरह है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज तो हम धरती पर देख ही लिए, स्पेस में भी होता है, अंतरिक्ष में। वहां पर हम लोग कोई और सोर्स ऑफ एनर्जी को नहीं यूज कर सकते, तो हम लोग न्यूक्लियर सेल्स को ही यूज करते हैं। वहां पर एनर्जी का यूटिलाइजेशन न्यूक्लियर सेल से ही होता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है।